कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन में ना स्कूल जाना है, ना कोचिंग जाना है, ना पढ़ाई करनी है। दिन भर बस घर वालों के साथ बकैती करवा लो। तो बेटा तुम लोगों के लिए लेकर के आऊँ मैं घर बैठे पढ़ाई का पूरा सामान। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 1। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में वीडियो डालूंगा। पूरे वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो बेटा तुम्हारे घर आके पीटूंगा मैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज क्या होता है? हर वो चीज़, कोई भी चीज़ जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हो, है ना, और किसी ना किसी तरीके से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हो। ठीक है, जैसे कि देखो, तुम्हें डेफिनेशन में दिख रहा होगा कि एनीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट। ठीक है, हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हो और किसी न किसी तरीके से हमारे ज़रूरतों को पूरा करती हो, हम उसको रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये कॉपी में लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो, ये जो रिसोर्सेज हैं ये तो हमारे पास हज़ारों साल पहले भी थे, है ना। अगर हम लाखों साल पहले की भी बात करें तो हमारे पास ये रिसोर्सेज तो थे ही, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है ये हमें पता नहीं था। ठीक है, तो ये हमें कब पता चला? जब हमारे पास आई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अब देखो, रिसोर्सेज भी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को कोई एक जगह होगी ना जहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके कोई फाइनल चीज़ बनाएंगे जो हमारे काम आए। ठीक है, तो उस जगह को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, वाटर है। ठीक है, वाटर एक रिसोर्स है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। हमने इसमें टेक्नोलॉजी लगाई, है ना, मतलब कि हमने सेटअप किया, हमने जनरेटर्स लगाए, हमने टरबाइन लगाई। और इंस्टीट्यूशन मतलब कि हमने एक डैम बना दिया। तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? रिसोर्स के तौर पर उसने वाटर लिया, उसने टेक्नोलॉजी यूज़ करी, उसने टरबाइंस यूज़ में लिए। ठीक है, उसने जनरेटर यूज़ में ली और डैम बना करके उसको अपने काम में लेने लग गया। जैसे वाटर तो पहले भी था लाखों साल पहले, लेकिन तब वो हमारे काम का नहीं था। उसको काम में कैसे लेना है, एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ में लेना है, वो तब पता चल पाया जब हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि रिसोर्स को यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ से हमें रिसोर्स मिलेगा, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बहुत आसान सा टॉपिक है। रिसोर्सेज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन, यानी कि मैन मेड। नाम से ये पता चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो जो हमें नेचर से मिलता हो, और मैन मेड मतलब वो जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगेन हम नाम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब वो जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होते हैं। और वही नॉन रिन्यूएबल मतलब वो जिसको कि हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। रिन्यूएबल की अगर हम बात करें, कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम बार बार इस्तेमाल में ले सकते हैं? दैट इज़ वो सारी चीज़ें जो फ्लो करती हो, है ना, जैसे कि वाटर हो गया, है ना, जैसे एयर हो गया, ये सारी चीज़ें फ्लो कर रही है, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन आ जाएंगे? सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल मतलब बायो वर्ड कहीं पे भी आ जाए ना तो समझ जाना कि बायो मतलब होती है लिविंग चीज़ें। बायो किसी भी वर्ड के साथ अगर बायो जुड़ा है, इसका मतलब हम लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो लिविंग चीज़ें कौन सी है? 2 ही होती हैं, या तो वो प्लांट्स होंगे, नेचुरल वेजिटेशन, या फिर वो फॉरेस्ट होंगे। ये जो प्लांट्स है ये भी हमारे काम में आते हैं किसी ना किसी तरह, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जानवर है वो भी हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ हमारे लिए डायरेक्टली ज़रूरी है, कुछ हमारे लिए इनडायरेक्टली ज़रूरी है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये भी रिसोर्सेज ही हैं। और कौन से रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है,
अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक वो जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है और एक वो जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है दे आर मेटल्स, और जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है ना, जिसको कि सिर्फ एक बार ही यूज़ में लिया जा सकता है उसके बाद वो वेस्ट है ना, उसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मैन मेड रिसोर्सेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन मेड रिसोर्सेज मतलब वो सारी चीज़ें जो कि हमने खुद ने बनाई है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि टेबल, चेयर, बैग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब बायोटिक। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि हर वो चीज़ जिसके साथ बायो लगा है, इसका मतलब हम लिविंग चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो लिविंग चीज़ें कौन कौन सी हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटेस्टा, ये सारी चीज़ें लिविंग है। तो ये किस में आ जाएंगे? एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। और क्योंकि इसके साथ अ लग गया तो मतलब ये ऑपोजिट हो गया बायोटिक का। तो बायोटिक मीन्स लिविंग, तो अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से हमारे एनवायरनमेंट के? वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें अबायोटिक है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। अब देखो, हमने बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज को डिफाइन किया है यहाँ पे बस, है ना। ये बचपन से पढ़ते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब वो जो हमें बायोस्फीयर से मिलता हो। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लिविंग चीज़ें रहते हैं। हैव लाइफ यानी कि लिविंग, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ये वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिशरीज, विनो, मछलियाँ। लाइफ स्टॉक मतलब वो सारी चीज़ें जो लिविंग है, ठीक है, और हमारे काम आ रही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बायोटिक मतलब जिसके पास लाइफ है ना। और हमारे इन्वायरमेंट में दे आर बायोटिक रिसोर्सेज, जिनके पास लाइफ नहीं है दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज में कौन से आएंगे? सारे नॉन लिविंग, जैसे कि रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, मेटल्स हो गए, वाटर हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया एनवायरनमेंट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो बायोटिक होंगे वो अबायोटिक होंगे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, मैंने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो जिनको कि बार बार रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे सनलाइट है, उसको वो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड है, उसको भी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाटर है, इसको भी हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार कर लिया तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। देखो, वाटर का मतलब यहाँ पर वाटर को कंज्यूम करना नहीं है, ठीक है। वाटर को इस्तेमाल करना मतलब वाटर के फ्लो को इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर हम वाटर को कंज्यूम करते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर तो वो कंज्यूम कर रहे हैं हम। यहाँ पे वाटर को यूज़ करना मतलब वाटर के फ्लो को यूज़ करना, जिससे कि हम टरबाइंस चलाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे बैटरी है, ये एक ना एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब मैंने पहले भी बताया तुम्हें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होती हैं और कभी ना कभी जा कर के ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अभी मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया, वो सारी चीज़ें जिसको जो कि रिन्यू की जा सकती हो, रिप्लेनिश की जा सकती हो, ठीक है। मतलब उसको फर्दर यूज़ में लिया जा सकता हो, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, चाहे केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी तरीके से अगर हम किसी रिसोर्स को, किसी चीज़ को, किसी थिंग को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ईटीसी, ठीक है। अभी हमने जब डिवीज़न पढ़ा था तो हमने देखा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से? कंटिन्यूस और फ्लो, ठीक है, मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि विंड और वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पढ़ा था वो सारे जिसको कि रिन्यू नहीं किया जा सकता, है ना, ये एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, रिसाइकिलेबल और नॉन रिसाइकिलेबल। रिसाइकिलेबल मतलब कि जिसको एक बार यूज़ में ले लिया गया, फिर उसको रिसाइकिल कर दो और दोबारा यूज़ में लो, ठीक है, वो रिसाइकिलेबल रिसोर्सेज कहलाएंगे और नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं, ये याद रखना।
कुछ बच्चे मेटल्स को रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा नहीं है। मेटल्स नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है और ये रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वही नॉन रिसाइकलेबल मतलब वो जिसको कि हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते और दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, सारे फॉसिल फ्यूल्स, है ना। चलो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है, ये विंड है, ठीक है, ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, है ना। तो ये वाटर है, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल करने से ये ख़त्म नहीं होते, है ना। अब देखो हमने रिसोर्सेज को उनके ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो बनाए कैसे गए हैं। अगर उन्हें नेचर ने बनाया तो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, अगर उसे ह्यूमंस ने बनाया तो दे आर मैन मेड रिसोर्सेज। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रिसोर्सेज का कि उसको ओन कौन कर रहा है, ठीक है, उसका मालिक कौन है ना। तो जब हम ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं मेटल रिसोर्सेज को, तो 4 टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। 4 टाइप्स से हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है, उस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं रिसोर्सेज को, है ना। तो पढ़ते हैं आगे। इंडिविजुअल नाम से पता चल जाएगा, देखो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई भी डेफिनेशन जो है वो उसके नाम में छुपी होती है उसकी, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, अकेला, है ना, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिसका मालिक एक अकेला आदमी है, जिसका ओनर एक अकेला आदमी है, वो सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जैसे देखो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिसको कि कोई एक अकेला आदमी ओन कर रहे हैं ना, उसका मालिक कोई अकेला आदमी है, ठीक है। जैसे कि लैंड ओन बाय फार्मर्स, किसान के पास अगर कोई ज़मीन है तो ये सिर्फ उसकी है ना, उसका मालिक वो खुद है, एक अकेला आदमी है। तो वो जो लैंड है ना, दैट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्स, है ना, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मालिक है वो एक अकेला आदमी है, ठीक है। प्लांटेशंस हो गए, पैस्चर लैंड्स हो गए, पॉन्ड हो गए, अगर मेरे पास ज़मीन है, मैंने वहाँ पर पॉन्ड बना दिया, ठीक है, तो वो पॉन्ड भी तो मेरा ही हुआ ना, आई एम द ओनली ओनर ऑफ दिस पॉन्ड, तो उसका मालिक भी एक अकेला आदमी है, तो वो भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पीपल इन द सिटी, ठीक है, अगर हमने कोई घर खरीद रखा है तो घर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, और उसका मालिक मैं अगर अकेला आदमी हूँ तो दैट इज़ एन इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी नाम से पता चल रहा है कि वो सारे रिसोर्सेज जिसका ओनर कोई एक कम्युनिटी हो पूरी, ठीक है, एक अकेला आदमी नहीं हो, है ना। जैसे कि कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के सारे लोगों द्वारा ओन किया गया हो, उसको सारे लोग यूज़ में ले सकते हो, उस कम्युनिटी के सारे मेंबर्स उन रिसोर्सेज को यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्क। अगर हम किसी सोसाइटी में कोई पार्क बनाते हैं तो उस पार्क पर उस पूरी कम्युनिटी का हक है ना, कोई एक अकेला आदमी नहीं बोल सकता कि ये उसका पार्क है ना। पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, ठीक है। या फिर अगर हम गांव में जाएं तो वहाँ पर हैंड पंप्स लगे होते हैं, कुछ लोग अपने घर में लगाते हैं, कुछ कम्युनिटी में लगी होती है, जिसको कि काफ़ी सारी कम्युनिटी के लोग यूज़ में ले सकते हैं, तो वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो पूरी पूरी कम्युनिटी का हक होता है उस पर, है ना। गांव में देखते हैं एक कुआं है जिससे कि पूरी कम्युनिटी के लोग पानी भरते हैं, तो वो जो कुआं है वो उस कम्युनिटी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब नेशनल रिसोर्सेज, ये सब कुछ नाम है, अगर तुम्हें नाम समझ में आ रहा है तो सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। नेशनल मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जिस पर कि पूरे नेशन का हक हो, पूरी कंट्री का हक हो, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का हक हो, है ना। वैसे रिसोर्सेज जिस पर कि एक कम्युनिटी का नहीं, एक आदमी का नहीं, पूरी कंट्री का हक हो, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि रोड्स, है ना,
अब ये जो रोड्स हैं उसको कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि ये मेरा रोड है, या फिर कोई कम्युनिटी के लोग थोड़ी बोल सकते हैं कि इस रोड पे सिर्फ हम ही चलेंगे, बाहर के लोग नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है। रोड्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है उसी को यहाँ पर नेशनल रिसोर्सेज कहा गया है, यानी कि वो सारे रिसोर्सेज जिस पर कि गवर्नमेंट का हक हो, है ना, वो सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, है ना, ये सारी गवर्नमेंट के अंडर आती है, इनका मालिक गवर्नमेंट है, तो दे कम्स अंडर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है ना, जो बॉर्डर है अलग अलग, तो उस बॉर्डर के अंदर जितना भी लैंड है ना, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी है? गवर्नमेंट की है। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को ओन कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। अब देखो टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। टेरिटोरियल वाटर रेफर्स टू द ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब देखो क्या होता है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया की काफ़ी बाउंड्री जो है वो समुद्र से टच में है ना, समुद्र के कांटेक्ट में। तो उसकी बाउंड्री से लेकर के 12 किलोमीटर तक, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीब 19 किलोमीटर तक का जो समुद्र है, जो ओशनिक वाटर है, वो इंडिया के अंदर आता है। इंडिया उसको एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज में ले सकता है लोगों की भलाई के लिए। ठीक है। तो किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से, बाउंड्री से अगर समुद्र टच में है, तो उस समुद्र के 19 किलोमीटर तक का जो एरिया है, उसकी बाउंड्री से 19 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है। और उस वाटर को वो उस कंट्री की गवर्नमेंट यूज में ले सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल। ठीक है, फॉर द पब्लिक गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज सेम, जैसा कि हम पढ़ते हैं, नेशनल रिसोर्सेज मतलब जिस पर कि एक कंट्री का हक हो, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब कि जिस पर पूरी दुनिया का हक हो। कोई भी एक ऐसी कंट्री ये नहीं बोल सकती कि इस पर मेरा हक है। ठीक है, जैसे कि समुद्र है ना, ओशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओशन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 3/4 ऑफ अर्थ जो है उसमें ओशन ओशन ही है। तो अब कोई कंट्री ऐसे थोड़ी बोल सकती है कि ये पूरा ओशन ही मेरा है ना। सिर्फ कंट्री की बाउंड्री से 19 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस पर तो वो बोल सकती है, लेकिन ओशन तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो पूरा ओशन है इस पर किसी एक कंट्री का हक नहीं है। दे आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, वो सारे जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हो, जिस पर किसी कंट्री का हक नहीं है, वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंडिविजुअल मतलब अगर मेरा एक घर है, मैंने एक घर खरीद रखा है, तो वो सिर्फ मेरा है, दैट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन, जिस पर कि पूरी कम्युनिटी का हक हो, पूरी समुदाय का हक हो, जैसे कि पब्लिक पार्क। नेशनल मतलब कि जिस पर गवर्नमेंट का हक हो, जैसे रेलवेज, रोडवेज, कैनाल्स, है ना। और इंटरनेशनल मतलब कि समुद्र। ठीक है, समुद्र हो गया, स्पेस हो गया, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिस पर कि जिसको कि कोई एक कंट्री अपना नहीं बोल सकती, इंटरनेशनल लेवल पे और सबके लिए सेम। ठीक है, अब देखो हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर लिया दो तरीके से। किन किन तरीकों से? पहले हमने क्लासिफाई किया था कि वो बनते कैसे हैं। ठीक है, नेचर में पाए कैसे जाते हैं, या तो वो नेचर बनाता है या ह्यूमंस बनाते हैं। तो हमने दो टाइप्स डिस्कस कर लिए थे कि रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया रिसोर्सेज को ओन कौन कर रहा है, रिसोर्सेज का मालिक कौन है। तो वहाँ पर हमने चार पढ़ लिए, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड और नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कि विकास करना, वो जो रिसोर्सेज हैं उनका विकास किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, उस बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, है ना। अब देखो ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं ये तुम्हें आनी चाहिए, तो इस वीडियो को पॉज करके, है ना, ये डेफिनेशंस लिख लेना। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं, आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो किसी जगह पर पाए तो जा रहे हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है विंड और सोलर एनर्जी। अब विंड और सोलर एनर्जी तो हर जगह ही पाए जाते हैं और काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन क्या हम वो सारा ही यूज़ में ले लेते हैं? क्या नहीं ले पाते ना।
तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि पाए तो जा रहे हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे कहलाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, विंड और सोलर एनर्जी। गुजरात और राजस्थान में इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है, यूज़ में इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए, जिस अमाउंट जितनी क्वांटिटी में ये पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है? These are the resources that have been surveyed and determined for utilization both qualitatively and quantitatively. ठीक है, the development of the resources depends on technology and level of their feasibility. Developed resources क्या होते हैं? जिनको कि खोजा जा चुका है ना, और उनका यूटिलाइज भी किया जा चुका है। ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में और क्वालिटी भी अच्छी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए ना, जिसको कि हम यूज़ कर चुके। ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? स्टॉक नाम से पता चल रहा होगा, स्टॉक मतलब कि वो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू हैव एक्सेस। मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और वो हमारे काम भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं आई अभी तक कि हम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करता हूँ मैं। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का थोड़ा सा अमाउंट जो है वो काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जो सन में एनर्जी है ना, वो हाइड्रोजन गैस के कारण ही है। तो हमारे पास हाइड्रोजन है तो सही, दैट इज़ अ रिसोर्स, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, है ना। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो सारे किस में आ जाएंगे? वो सारे आ जाएंगे स्टॉक रिसोर्सेज में, है ना। और नेक्स्ट है रिजर्व्स। ठीक है, दीज इसमें क्या है? रिसोर्सेज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है कि हम जानते हैं हमें उसको कैसे यूज में लेना है। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अभी तो हमारे काम में नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसको यूज़ में लें। ठीक है, ये वैसे रिसोर्सेज हैं जिसको कि अभी तो हम यूज़ में नहीं ले रहे, अभी वो हमारे लिए एक स्टॉक है, लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट को नज़र में रखते हुए हम उसको यूज़ में लेंगे। ठीक है, जैसे कि रिवर वाटर हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। ये सारे आते हैं रिजर्व्स में। तो हमने 4 टाइप्स के रिसोर्सेज पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप, कि वो डेवलप हो चुके हैं या नहीं, हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, ये तो हमने पढ़ ली रिसोर्सेज कैसे होते हैं ना, टाइप्स क्या क्या है उनके। अब जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है ना, जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, लेकिन सोचो अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए या फिर इनका ढंग से यूटिलाइज ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर हम इन रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ में ना लें, है ना। देखो, मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। डिप्लीट का क्या मतलब होता है? डिप्लीट का मतलब होता है कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? अपनी सेल्फ नीड्स के लिए उनको ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। अब क्या है, देखो ये जो रिसोर्सेज है ये तो हमें नेचर से मिल रहा है, और नेचर सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ रिच लोग हैं उनके पास ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है ना, और जो पुअर लोग हैं उनके पास इन रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ढंग से नहीं हो रखा है रिसोर्सेज का, जिसके कारण जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं दे आर रिच, जिनके पास नहीं है दे आर पुअर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे भी कुछ रीजंस है, ये सारे भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो कॉज हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। ठीक है, ह्यूमन की जो गलत एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि वो सेल्फलेसली यूज़ में लिए जा रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, जिनके ये एग्जांपल्स हैं ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर। ठीक है,
और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि इन्वायरमेंट में चीज़ों का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रही है रिसोर्सेज को लेकर के ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़, ठीक है। जो इंसान है ना, इंसान ऐसे ऐसे काम करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत गलत है। आने वाले टाइम में जो फ्यूचर जनरेशन है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो पॉज करो, इसके डेफिनेशन लिखो, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे भी अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे या फिर पहले भी तुमने ये पढ़ रखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, बस इतना डेफिनेशन काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। वैसा डेवलपमेंट जिसमें कि डेवलपमेंट भी हो लेकिन एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचाए, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हम कंट्री को डेवलप भी कर रहे हो लेकिन हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, वैसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वैसा डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का जिसमें कि कंट्री डेवलप भी हो रही है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं जो इस टॉपिक को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने इस कंट्री को डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचती, और अगर एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो उससे उस कंट्री को तो नुकसान होता ही है, वर्ल्ड वाइड नुकसान भी होता है ना। तो कुछ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं जो इस प्रॉब्लम को सामने ला रहे हैं और कंट्रीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इकोनॉमी भी हमारी बैलेंस रहे, एनवायरनमेंट भी बैलेंस रहे और सोसाइटी भी बैलेंस रहे, किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, अरे अरे, कहाँ चल दिए? वीडियो को लाइक कौन करेगा? हैं? वीडियो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में।